नमस्कार। आज हम लोग केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 2 हम लोगों ने फिनिश किया था, लेकिन लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 2 को हम रिवाइज करना चाहते हैं कि लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो लेक्चर 2 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टाइप ऑफ प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं। तो मैंने ये बताया था, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था कि अगर एक ऐसा ऑपरेशन जिसके द्वारा किसी भी प्रोसेस को प्रोसीड किया जाए, द ऑपरेशन बाय विच ए प्रोसेस इज प्रोसीड इज नोन एज द प्रोसेस। तो इसका मतलब कि कई प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं। जैसे मैंने पिछले टर्म पे डिस्कस किया था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमने बताया था पिछले टर्म पे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो आइसोथर्मल ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, और मैंने बताया था कि डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है, और डेल्टा टी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उस केस में मैंने प्रूव करके आपको बताया था कि डेल्टा यू भी 0 होता है। तो इस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने आपको बताया था। दूसरे नंबर पे मैंने आइडियाबैटिक प्रोसेस बताया था। आइडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने ये कहा था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और उसकी सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज ना हो। तो जब हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, शून्य होगी। और मैंने ये बताया था कि कोई भी सिस्टम है, अगर आपको इसको इंसुलेटर बनाना है तो इसके चारों तरफ आइडियाबैटिक बनाना है तो इसके चारों तरफ आप इंसुलेटर लगा दीजिए। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि हम 2 टाइप के प्रोसेस पढ़े थे, 2 टाइप के प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहले नंबर पे आइसोथर्मल, दूसरे नंबर पर आइडियाबैटिक, और तीसरे नंबर पे आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं कि जिसमें प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। तो हेडिंग डाल दीजिए आइसोबैरिक प्रोसेस, हेडिंग डालिए। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो माने होता है सेम और बेरिक माने होता है प्रेशर। आइसो माने आइसोबैरिक प्रोसेस, हेडिंग डालिए आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। तो इस फर्स्ट पॉइंट है कि ए प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, is known as isobaric process. Pressure remains constant is known as isobaric process. तो देखिए भाई, इसके नाम से स्पष्ट है, आइसो माने सेम और बेरिक माने, मैंने आपको बताया था आइसो माने क्या होता है, सेम, और बेरिक माने क्या होता है, प्रेशर। आइसो माने सेम और बेरिक माने क्या होता है, प्रेशर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा पी की वैल्यू 0 होती है। सेकेंड पॉइंट कि अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। पहले नंबर पे आइसोथर्मल, दूसरे नंबर पे आइडियाबैटिक, और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट, सेकंड, और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा थर्ड नंबर पे आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक फिर से मैं बता दूं, आइसो माने सेम, बेरिक माने प्रेशर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा पी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, डेल्टा पी की वैल्यू 0 होती है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है,
आइसो प्लस कोरिक, आइसो प्लस कोरिक, आइसो माने क्या होता है, सेम, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कोरिक माने वॉल्यूम। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है कि ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम remains constant, volume remains constant throughout the process, volume remains constant throughout the process। पूरे प्रोसेस के दौरान अगर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो उसको हम कहेंगे कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। सेकेंड नंबर पर अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो चेंज इन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो डेल्टा वी की वैल्यू शून्य होती है। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ नोट कर लीजिए, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी की वैल्यू शून्य होती है। तो भाई हम लोगों ने आइसोबेरिक प्रोसेस पढ़ा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि साइक्लिक प्रोसेस को चक्रीय प्रक्रम भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो विभिन्न प्रकार के स्टेप से, विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस, विभिन्न प्रकार के रास्तों से होता हुआ अपने इनिशियल स्टेज में आ जाए तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो हेडिंग डाल दीजिए साइक्लिक प्रोसेस, CYCLIC, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब चक्रीय प्रक्रम। एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें वह प्रोसेस, मैं एग्जांपल बता रहा हूं देके, यहाँ पर ए पॉइंट पर कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है, यहाँ से चलता हुआ बी पर आता है, बी पर से होते हुए सी पर जाता है, सी से डी पर जाता है और डी पर पुनः ए पर जाता है। तो तमाम रास्तों से बी पर होते हुए, इस पर होते हुए, सी पर होते हुए, यहाँ डी पर होते हुए वह अपने इनिशियल स्टेट में पहुँच गया, तो हम कहेंगे कि यह प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जो तमाम रास्तों से होते हुए, तमाम पाथ से गुजरते हुए अपने इनिशियल स्टेट में आ जाए तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो ए प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेज इज ऑब्टेन्ड, इन विच इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज रिगेन्ड आफ्टर ए सीरीज ऑफ चेंजेज या आफ्टर ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। तो इसमें आप लिख सकते हैं ए प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रक्रम जो विभिन्न ऑपरेशन से होते हुए अपने इनिशियल स्टेज में आ जाए, अपनी प्राथमिक अवस्था में आ जाए जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। ए प्रोसेस इन विच इनिशियल INITI इन विच इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टम, initial state of a system is regained, a process in which initial state of a system is regained after a series of operations, after a series of operations, after a series of operations, after a series of operations। तो एक ऐसा प्रोसेस, यहाँ पर इन विच को अंडरलाइन करके इन विच इनिशियल को अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो कई रास्तों से होते हुए बी पर होते हुए, सी पर होते हुए, डी पर होते हुए अपने इनिशियल स्टेट में पहुँचाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। दूसरे नंबर पर साइक्लिक प्रोसेस की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। तो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, ये सबसे बड़ी विशेषता है, कई बार नीट में, जेईई में, पीजीटी में पूछा गया है।
फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन बनाएगा तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू की वैल्यू क्या 0, और अगर डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है तो डेल्टा एच भी शून्य होता है। इसको नोट कर लीजिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, फॉर जेई और नीट और पीजीटी के लिए एक एग्जाम होता है, उसके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेल्टा यू की वैल्यू 0 तो डेल्टा एच भी 0 होता है। और इसी के नीचे अगर आप चाहें तो ये फिगर बना सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस ए से होते हुए यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से यहाँ आ गया, ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, ए फिर होते हुए ए पर पहुँच जाता है। दिस इज़ द साइक्लिक प्रोसेस, दिस इज़ द साइक्लिक प्रोसेस। इसके बाद एक प्रोसेस और है, उसका नाम है इज एंथैल्पिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज एंथैल्पिक, ISENTHALPIC, इज एंथैल्पिक प्रोसेस, इज एंथैल्पिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस is enthalpic process. Next process is enthalpic process. इसका जिक्र हम लोग करेंगे जूल थॉम्सन इफेक्ट में। इन जूल थॉम्सन इफेक्ट में इसका जिक्र हम लोग करेंगे, जूल थॉम्सन इफेक्ट, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जूल थॉम्सन इफेक्ट में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो इज एंथैल्पिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, जिसमें एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, इन विच एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि ए प्रोसेस इन विच एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं इज एंथैल्पिक प्रोसेस। और इज एंथैल्पिक प्रोसेस में डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 फॉर एज एंथैल्पिक प्रोसेस, ENTHALPIC, एज एंथैल्पिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। और ये जूल थॉम्सन इफेक्ट में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि जूल थॉम्सन इफेक्ट में कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि जो कांस्टेंट होती है। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि सर कांस्टेंट होता है एंथैल्पी, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। और इसी के बाद 7वें नंबर पर हेडिंग डाल दीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस। 7th नंबर पे हेडिंग डालिए रिवर्सिबल प्रोसेस, REVERSIBLE, रिवर्सिबल प्रोसेस, REVER। 7th नंबर पे रिवर्सिबल प्रोसेस, 7th नंबर पे रिवर्सिबल प्रोसेस, REVERSIBLE, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखिए भाई, इसके नाम से स्पष्ट है कि यह रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि रिवर्स किया जा सके, प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर उसके जो चेंजेज हो रहे हैं उन चेंजेज को हम रिवर्स कर सकें, रिवर्ट कर सकें, हम उसको बैक कर सकें। तो आप लिख सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऑल चेंजेज, रिवर्सिबल प्रोसेस की पहचान ये है कि ऑल चेंजेज कैन बी रिवर्स्ड, REVERSED,
all changes can be reversed at each stage, at each step of the process. प्रोसेस के प्रत्येक स्टेप पर सभी चेंजेज को रिवर्स किया जा सकता है। यहाँ रिवर्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसीलिए इसका नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस को समझ लीजिए। पहले नंबर पर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्स करने का मतलब कि मेरे पास एक कोई पिस्टन है, मेरे पास गैस का एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में एक पिस्टन मैंने लगा रखा है। ये देखिए यहाँ पर पिस्टन है। पिस्टन की विशेषता ये है कि ये फ्रिक्शनलेस है, ये वेटलेस है। ना तो इसमें फ्रिक्शन है ना तो इसमें वेट है। यहाँ पे गैस भरी गई है। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को पी एक्सटर्नल माने, इंटरनल प्रेशर जो अपोजिंग प्रेशर है उसको पी इंटरनल माने, तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, अगर पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पी इंटरनल, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिस्टन नीचे की ओर आएगा, धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि बाहर का प्रेशर अगर हम कम कर दें तो ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब कि पिस्टन ऊपर भी जा सकता है, पिस्टन नीचे भी जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। इसीलिए यह प्रोसेस बहुत स्लो होता है। क्या होता है? स्लो, धीरे धीरे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की विशेषता ये है कि इसके जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी प्रक्रम हैं, वो आसानी से रिवर्स किए जा सकते हैं, वो आसानी से बैक किए जा सकते हैं। चाहे तो आप ये फिगर बना लें, ये फिगर आप बना लीजिए। यहाँ पर वेटलेस और फ्रिक्शनलेस लिखिए, यहाँ पे गैस लिखिए और यहाँ पर दिखाइए कि ये पिस्टन ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जा सकता है लेकिन स्लो रहता है। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए, छोटी सी हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISITCS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको हम लोगों को पढ़ना है। देखिए कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी कभी थ्योरेटिकल प्रश्न इससे बन जाता है। मेरे सामने से गुजरे हुए प्रश्न हैं, इसीलिए आप इसको लाइटली मत लीजिए। यह रिवर्सिबल प्रोसेस की जो विशेषताएं हैं इसको पढ़ने का प्रयास करिए। पहले नंबर पर सबसे पहली विशेषता ये है, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है। इट इन्वॉल्व्स ए वेरी स्लो चेंज। सबसे पहली विशेषता यह है कि रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हो रहा है तो ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा या पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यह बहुत स्लो होता है। इट इन्वॉल्व्स स्लो चेंज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। इट इन्वॉल्व्स स्लो, अब स्लो को अंडरलाइन कर लीजिए। इट इन्वॉल्व्स स्लो चेंज ड्यूरिंग ऑपरेशन। इट इन्वॉल्व्स स्लो चेंज ड्यूरिंग ऑपरेशन। सेकेंड नंबर पे इसमें बहुत स्लो चेंज होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आप देखिए, ये पिस्टन नीचे की डायरेक्शन में भी जा सकता है, पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि टेक्स प्लेस इन आइदर डायरेक्शन। रिवर्सिबल प्रोसेस किसी भी दिशा में प्रोसीड कर सकता है। तो आप सेकेंड नंबर पे लिखिए, इट इन्वॉल्व्स, इट टेक्स प्लेस इन आइदर डायरेक्शन। इट टेक्स प्लेस इन आइदर डायरेक्शन। इट टेक्स प्लेस इन आइदर डायरेक्शन, या किसी दिशा में हो सकता है। इट टेक्स प्लेस इन आइदर डायरेक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, ध्यान दीजिए तीसरे पॉइंट पर। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये कोई पिस्टन है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन की विशेषता है कि ये वेटलेस है, दूसरा विशेषता है कि फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पर जो पी एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल और गैस का जो प्रेशर है उसको मैंने माना पी इंटरनल। तो मैंने माना कि पी एक्सटर्नल ज़्यादा है तो ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो पी एक्सटर्नल है इसको हम कहेंगे ड्राइविंग फोर्स।
DRIVING, ये ड्राइविंग फोर्स है, लेकिन इसको अपोज करने वाला जो पी इंटरनल है इसको हम कहेंगे अपोजिंग फोर्स। क्या कहेंगे? अपोजिंग फोर्स। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स हैं इनके बीच में जो अंतर होता है बहुत कम होता है। तो इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी के द्वारा। मतलब कि जो ड्राइविंग फोर्स है DRIVING, जो ड्राइविंग फोर्स है और ड्राइविंग फोर्स और दूसरे नंबर पे कौन सा फोर्स? अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स दूसरे नंबर पे अपोजिंग फोर्स, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वेरी स्मॉल डिफरेंस, VERY, वेरी स्मॉल डिफरेंस, बहुत कम अंतर होता है ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में। तो ये फिगर आप चाहे तो बना लीजिए, ये फिगर आप लोग बना लीजिए जो मैंने बनाया है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हम ड्राइविंग फोर्स कहेंगे और जो इंटरनल फोर्स है प्रेशर है उसको हम अपोजिंग फोर्स कहेंगे, अपोजिंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में जो अंतर होता है बहुत कम होता है। और जो चौथा इसका इम्पॉर्टेंस है, महत्व है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 4th नंबर पे। कभी कभी पूछा गया है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम वर्क हमको मिलता है। तो यहाँ पर लिखिए कि इट गिव्स मैक्सिमम वर्क, इट गिव्स मैक्सिमम वर्क ड्यूरिंग ऑपरेशन, इट गिव्स मैक्सिमम वर्क ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो मैक्सिमम वर्क को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, मैक्सिमम वर्क को अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस की विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ा। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में जितने भी चेंजेज हो रहे हैं प्रोसेस में, उन सब को किसी भी स्टेप पर किसी भी टाइम रिवर्स किया जा सकता है। इनकी पहली विशेषता ये थी कि ये बहुत स्लो होते हैं। दूसरी विशेषता ये होती है कि ये किसी भी दिशा में हो सकते हैं। ये ऊपर की दिशा में भी पिस्टन जा सकता है, नीचे की दिशा में भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स में कौन ज़्यादा है कौन कम है। फिर मैंने तीसरे पॉइंट पे बताया कि पिस्टन अगर नीचे की तरफ जाएगा इसका मतलब कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा है और जो अपोजिंग फोर्स है वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर पिस्टन ऊपर की तरफ आए तो हम कहेंगे कि बाहर का प्रेशर थोड़ा कम है और अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। और जो लास्ट नंबर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए नेक्स्ट पॉइंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि इसमें वर्क हमको मैक्सिमम मिलता है। तो आपसे कहेगा कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, तो आप जान जाएंगे कि यह प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब कि यह बहुत स्लो होगा, यह दोनों डायरेक्शन में होगा, इसके प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। और इसके बाद इसी का जस्ट अपोजिट रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस, हेडिंग डाल दीजिए इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेकेंड नंबर नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस, IREVERSIBLE, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए भाई, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं कि जिसमें डायरेक्शन ऑफ चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जिसमें डायरेक्शन ऑफ चेंज, इसमें रिवर्स नहीं किया जा सकता है। डायरेक्शन ऑफ चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, REVERSED। डायरेक्शन इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के कुछ उदाहरण आप लोग बता सकते हैं
कि रिवर्सिबल प्रोसेस हैं कौन। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, पहाड़ पर से पानी का गिरना, पौधों से पत्तियों का झड़ना, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहीं पर एक नोट करके हम लोगों को लिखना है कि अगर कोई कहे कि रिवर्सिबल प्रोसेस के 2-4 उदाहरण बता दीजिए, तो क्या जवाब होगा कि जितने नेचुरली अकरिंग प्रोसेस हैं, ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेस आर द इरिवर्सिबल। सारे जितने नेचुरली, जैसे पत्तियाँ पौधे से गिरती हैं, पानी पहाड़ पर से ज़मीन पर आता है, अपने आप आता है, कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, ऑल नेचुरली NATURALLY, ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस, all naturally occurring processes are irreversible. IRREVER, all naturally occurring processes are irreversible। जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। और ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये रियल होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविकता ये आपको दिखेंगे, ये रियल होते हैं, सत्य होते हैं, ये आपको आँख से दिखेंगे। तो इस तरीके से आपने रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरे नंबर पे इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की विशेषता अब हम लोगों को पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए भाई, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं ये बताइए कि अगर पहाड़ पर पानी है, वहाँ से पानी गिरता है तो क्या बहुत धीरे धीरे ज़मीन पे आता है? बहुत तेज़ी से आ जाता है। अगर किसी पौधे से पत्ता टूटता है तो क्या धीरे धीरे ज़मीन पे आता है? बहुत तेज़ी से आ जाता है। क्या 3-4 दिन के अंदर ज़मीन पर आता है? नहीं, वो तुरंत आ जाता है। तो इसका मतलब कि जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेस हैं, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, जो रियल प्रोसेस हैं, तो इसका मतलब 3 बातें हैं। अगर कोई कहे नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस तो आप क्या कहेंगे कि वो इरिवर्सिबल होंगे। नेचुरली अकरिंग प्रोसेस ये सब क्या होंगे? इरिवर्सिबल होंगे। ऐसे प्रोसेस जो रियल होंगे वो क्या होंगे? इरिवर्सिबल होंगे। तो चलिए भाई, पहली विशेषता कि ये बहुत फास्ट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत फास्ट होते हैं। सेकेंड नंबर पे ये बताइए कि अगर ये पेड़ है, अगर यहाँ पर पत्तियाँ हैं, इसकी शाखाएं हैं, यहाँ पे पत्ती अगर गिरती है, ज़मीन पे आती है पत्ती, तो ये बताइए कि क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है जो नीचे आ रहा है? नहीं। और ये ऊपर कब तक नहीं जाएगा? जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। मतलब पानी पहाड़ से ज़मीन पर आता है, अपने आप आता है, स्वतः आता है। लेकिन अगर ज़मीन से उसको पहाड़ पर ऊंचाइयों पर ले जाना हो तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के आप नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि जितने इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो यूनी डायरेक्शन होते हैं। और वहाँ पर आपने कहा था कि इन आइदर डायरेक्शन, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो आइदर डायरेक्शन किसी भी दिशा में होते हैं, लेकिन ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये इन यूनी डायरेक्शन होते हैं। तो सेकेंड नंबर पे यूनी डायरेक्शनल चेंज, यूनी डायरेक्शनल DIRECT, यूनी डायरेक्शनल चेंज, यूनी डायरेक्शनल चेंज। और थर्ड नंबर पे फास्ट है, यूनी डायरेक्शनल चेंज है। और तीसरे नंबर पे जो तीसरी विशेषता है इसकी वो ये है कि ड्राइविंग फोर्स, मैंने बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो ये पिस्टन बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ जाएगा या बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो इंटरनल फोर्स है, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो लार्ज डिफरेंस होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है और अपोजिंग फोर्स के बीच में जो गैपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है,
VING ड्राइविंग फोर्स, और यहाँ पर अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों के बीच में जो अंतर होता है, लार्ज डिफरेंस होता है, लार्ज डिफरेंस, LI लार्ज डिफरेंस। तो इस तरीके से आप लोगों ने पाया कि फास्ट होता है, यूनिडायरेक्शनल चेंज होता है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में जो गैपिंग होती है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट नंबर पे वहाँ मैंने बताया था कि मैक्सिमम वर्क देता है, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि नेट वर्क डन देता है। नेक्स्ट इट गिव्स, इट का मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट गिव्स नेट वर्क डन, इट गिव्स नेट वर्क डन। जब आप इरिवर्सिबल, समझ लीजिए भाई इसको, नेट वर्क डन का मतलब, जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि ये पिस्टन धीरे धीरे स्लोली नीचे आएगा, ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो आप जब ये धीरे धीरे आ रहा तो हर स्टेप पे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना तेज़ी से होता है कि आपको हर स्टेप पर वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोग इसका नाम देते हैं नेट वर्क डन। इट गिव्स नेट वर्क डन, इट गिव्स नेट वर्क डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन। लेकिन भाई एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो नेट वर्क डन मिल रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, यह कम होता है किसकी तुलना में, रिवर्सिबल वर्क डन की तुलना में। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने बोल दिया कि वर्क डन, और यहीं पर लिखिए, यहीं पर लिखिए नोट बना के स्क्वायर ब्रैकेट में, यहीं पर लिखिए कि W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल, W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल, W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट है। W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल, W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। याद रखिएगा भाई कि रिवर्सिबल वर्क डन, रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू इरिवर्सिबल की तुलना में ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस नेचुरली अकरिंग होते हैं, रियल होते हैं। डायरेक्शन ऑफ चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, किसी भी स्टेप पर, किसी भी स्टेज पर उनके डायरेक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जितने नेचुरली अकरिंग प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? पहली विशेषता ये है कि ये बहुत फास्ट होते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि ये यूनिडायरेक्शन होते हैं। तीसरी विशेषता होती है कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों के बीच में जो गैपिंग होती है वो बहुत लार्ज गैपिंग होती है, जिसके कारण जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होते हैं, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, वो बहुत फास्ट होते हैं। और फिर मैंने बताया कि इसमें जो वर्क डन मिलता है वो वर्क डन, नेट वर्क डन मिलता है, ना कि मैक्सिमम वर्क डन। तो नेट वर्क डन, लेकिन मैंने बताया कि अगर हम कहें कि रिवर्सिबल वर्क डन W रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन निकाला गया है वो W इरिवर्सिबल है, तो दोनों में कौन कम होगा, कौन ज़्यादा? तो आप क्या बताएंगे कि W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल, W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल। और नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए वर्क, नेक्स्ट हेडिंग डालिए वर्क, कार्य। जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे जुड़े हुए हैं, वर्क, वर्क माने कार्य। वर्क को डिफाइन किया जा सकता है, वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटेंसिटी फैक्टर INTENSITY, इंटेंसिटी फैक्टर, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए कैपेसिटी फैक्टर से, CAPACITY, इंटेंसिटी फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर को लिखा जाता है IF से, अगर हम लिख दें कैपेसिटी फैक्टर को लिखा जाता है CF से।
देखिए भाई, ये इंटेंसिटी फैक्टर कुछ है नहीं। इंटेंसिटी फैक्टर का मतलब होता है फोर्स, और कैपेसिटी फैक्टर का मतलब होता है एक्सटेंट, मात्रा कि कितना कार्य हुआ। ये फोर्स लगाने से हाउ मच वर्क इज परफॉर्म, हाउ मच वर्क इज डन, कितना कार्य हुआ, ये फोर्स लगाने से कितना कार्य हुआ, उसी को हम कहेंगे कैपेसिटी फैक्टर। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क जो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बिना पढ़ाए अध्यापक, बिना पढ़ाए टीचर प्रोसीड करते चले जाते हैं, लेकिन हमें मानते हैं कि हमको कार्य के बारे में बताना चाहिए। कितने प्रकार के वर्क हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क का मतलब इंटेंसिटी फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर का मतलब फोर्स, कैपेसिटी फैक्टर का मतलब कितना वर्क हुआ जब आपने फोर्स लगाया। तो सबसे पहले नंबर पे जो आप परिचित हैं, आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, उसका नाम है मैकेनिकल वर्क। उसका नाम है मैकेनिकल वर्क, MECHA, मैकेनिकल वर्क। उसका नाम है मैकेनिकल वर्क। भाई मैकेनिकल वर्क बचपन से पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैकेनिकल वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ, अगर हम फोर्स को लिखें F से और डिस्प्लेसमेंट को लिखें D से, तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F इंटू D, F इंटू D। तो दिस इज द मैकेनिकल वर्क। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल वर्क। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल वर्क। सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज फ्लोन। इलेक्ट्रिकल वर्क बराबर इज इक्वल टू, लिखिए इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क पोटेंशियल डिफरेंस, POT, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज फ्लो, CHARGE, चार्ज फ्लो। इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज फ्लो। तो W बराबर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम V से लिखें, चार्ज फ्लो को हम Q से लिखें, तो बराबर पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखें, और Q बराबर हम क्या जानते हैं? Q बराबर NF, जानते हैं ना, Q बराबर NF। तो यहाँ पर हम लिख लिए NF। और अगर हम V को V बराबर E, पोटेंशियल को हम E ले लिए, मान लिए कि V को E से रिप्रेजेंट किया गया, तो E इंटू NF, जो कि खूब आप पढ़े हुए हैं, NFE। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू NFE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, F फैराडे और E पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो टाइप के वर्क अभी तक हम लोगों ने पढ़े। पहले नंबर पे मैकेनिकल वर्क और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल वर्क। पहले नंबर पे मैकेनिकल वर्क, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल वर्क, और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन वर्क। तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सपेंशन वर्क, EXPANSION, एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन का मतलब, अगर कोई गैस है, ऐसे मानिए कि कोई एक गैस है, अगर ये गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड होने का मतलब, ये देखिए यहाँ पे गैस थी, ये गैस एक्सपेंड हो गई, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1 है। तो ये बताइए, जब गैस एक्सपेंड करेगी तो कार्य करेगी ना, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो एक्सपेंशन वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। W बराबर P इंटू डेल्टा V। W बराबर प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम।
प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो चेंज होता है और प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एक्सपेंशन वर्क है। हम लोग इसको कई बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल वर्क, कौन सा वर्क है? ग्रेविटेशनल वर्क। नेक्स्ट चौथे नंबर पे ग्रेविटेशनल वर्क। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल, GRAVITATIONL, ग्रेविटेशनल वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क क्या होता है? ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स और हाइट। ये मानिए कि हमारा कोई डस्टर है, ये कोई हमारा डस्टर है। इस डस्टर को अगर हम ज़मीन से उठा करके, नीचे से उठा करके लेकर के यहाँ गए h हाइट तक, तो ये बताइए मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है ना, तो जो मैंने वर्क किया है इसमें स्टोर्ड है ना पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, और जब हम इसको छोड़ेंगे तो यह पुनः पृथ्वी पर आ जाएगा, ज़मीन सरफेस पर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करें, अगर हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स G है, यम मास को उठाएं h हाइट तक, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मैकेनिकल वर्क किया है, तो वही वर्क कितना होगा, उसी का नाम है ग्रेविटेशनल वर्क। तो ग्रेविटेशनल वर्क का मतलब, ग्रेविटेशनल वर्क बराबर क्या होता? ग्रेविटेशनल फोर्स GRAVITATI, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट। ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखा जाता है mg से, और हाइट क्या है? h, तो W बराबर mgh, W इज इक्वल टू mg। mg जो है, m क्या है? यह मास ऑफ द बॉडी है, g ग्रेविटेशनल फोर्स है, और h क्या है? h हाइट है, जिस हाइट से आपने उसको उठाया है। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने कितने प्रकार के वर्क पढ़े? पहले नंबर पे मैकेनिकल वर्क F इंटू डी, सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल वर्क NFE, फिर तीसरे नंबर पे एक्सपेंशन वर्क, P इंटू डेल्टा V। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हमने ग्रेविटेशनल वर्क, इसकी वैल्यू कितना आई? mgh। तो हमारे पास कितने टाइप के वर्क हैं? हमारे पास 4 टाइप के वर्क हैं। मैकेनिकल वर्क F इंटू डी, इलेक्ट्रिकल वर्क NFE, इलेक्ट्रिकल वर्क P इंटू एक्सपेंशन वर्क, P इंटू डेल्टा V, ग्रेविटेशनल वर्क mgh। तो इस तरीके से हमने वर्क को डिफाइन किया, कितने टाइप के वर्क हमने पढ़ना है, हमने बारी बारी से नोट कर लिया है, चूँकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और अब हेडिंग डाल दीजिए यूनिट ऑफ वर्क, हेडिंग डाल दीजिए यूनिट ऑफ वर्क, हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की इकाई जानते होंगे भाई, लेकिन कुछ हमारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको हमेशा संशय रहता होगा कि डाइन सेंटीमीटर को अर्ग कहेंगे कि नहीं, दूसरे नंबर पे न्यूटन मीटर को हम जूल कहेंगे कि नहीं। तो आज उन सारे डाउट को ख़त्म कर लिया जाए कि किसको हम न्यूटन मीटर को जूल कहेंगे, कब हम डाइन सेंटीमीटर को अर्ग कहेंगे, और इसी तरीके से अब हेडिंग डाल दीजिए यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। तो इसका फर्स्ट पॉइंट इंसीजियस यूनिट, सीजीएस यूनिट को डाइन सेंटीमीटर वर्क यूनिट होती है, डाइन इंटू सेंटीमीटर आर अर्ग। सेकेंड नंबर पे एमकेएस सिस्टम में इसको हम कहेंगे न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को हम कहेंगे जूल।
तो डाइन सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे, अर्ग, न्यूटन मीटर को हम क्या कहेंगे, जूल। इसी तरीके से वर्क इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन कैलोरी। थर्ड नंबर पे वर्क इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, EXPRED, एक्सप्रेस्ड इन कैलोरी, CALORIE। तो इस तरीके से वर्क की यूनिट डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, न्यूटन मीटर या जूल या कैलोरी होती है। तो वर्क की जो यूनिट है डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, न्यूटन मीटर या जूल, उसके बाद कैलोरी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो वर्क की यूनिट है वही हीट की यूनिट है और वही एनर्जी की यूनिट है। तो आप कह सकते हैं कि नोट में लिख सकते हैं कि इट इज़ दस एविडेंट दैट वर्क, हीट एंड एनर्जी हैव सेम यूनिट। नीचे एक नोट लिखिए, thus it is evident that work, heat and energy work, heat and energy have same value। तो भाई हमने कार्य 4 प्रकार के पढ़े, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, एक्सपेंशन वर्क। हमने यूनिट पढ़ी, CGS यूनिट में हमने पढ़ा डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, MKS में न्यूटन मीटर या जूल, इसको कैलोरी में भी लिखा जाता है। तो अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने वर्क और हीट की जो साइन है उसको मेंशन किया है, उस पर एक कन्वेंशन बनाया है। तो हेडिंग डाल दीजिए साइन कन्वेंशन, हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन, CONVENTION, साइन कन्वेंशन बाय IUPAC regarding W and Q, regarding W माने वर्क एंड Q माने हीट। साइन कन्वेंशन बाय IUPAC रिगार्डिंग W एंड Q। तो देखिए भाई बहुत कन्फ्यूजन होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लेंगे। मतलब कि यह अगर कोई सिस्टम है हमारा, अगर हम इस सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, या सिस्टम कार्य कर रहा है तो क्या होगा, अगर हीट निकल रही है तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव। आज ये सारे जो सस्पेंस हैं, जो डाउट हैं, आज हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स को हम लोग सिस्टम मानेंगे, बार बार हम इसी सिस्टम को बनाएंगे। जब कभी फर्स्ट ला आएगा, जब कभी, देखिए सिस्टम है तो सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो W की वैल्यू, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W की वैल्यू निगेटिव। यहाँ पर अगर सिस्टम पर कार्य हो रहा है, कोई सिस्टम पर कार्य कर रहा है, अगर मान लीजिए कि ये डिस्टर हमारा सिस्टम है, तो अगर ये सिस्टम कार्य कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम तो निगेटिव, सिस्टम पर कार्य हो रहा है तो W की वैल्यू पॉजिटिव, W की वैल्यू पॉजिटिव। और अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर सिस्टम हीट लिबरेट कर रहा है तो Q की वैल्यू निगेटिव। तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखिए फिगर बहुत आसान है, वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो इसी बात को जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब कि यह कोई हमारी गैस है, गैस एक्सपेंड कर रही है, ये एक्सपेंड कर गई तो ये बाहर वातावरण पर कार्य करेगी ना, वर्क करेगी ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ ना, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसको हम क्या लेंगे, नेक्स्ट
तो इस केस को हम कहेंगे एक्सपेंशन। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो हम कहेंगे एक्सपेंशन, लेकिन अगर सिस्टम पर कार्य होगा तो हम कहेंगे कंप्रेशन। तो इस तरीके से हम अगर चाहें तो 4 लाइनें लिख सकती हैं, जो हमने फिगर के रूप में लिखा है उसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यहीं पर लिखना प्रारंभ करते हैं। 4 लाइनें लिखना है हम लोगों को। फर्स्ट पॉइंट, वर्क डन बाय द सिस्टम। पहला पॉइंट, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। W की वैल्यू क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज W बराबर निगेटिव। और ये केस होगा एक्सपेंशन का, ये केस होगा एक्सपेंशन का, ये केस होगा एक्सपेंशन का। सेकेंड नंबर पे, अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर कार्य हो रहा है तो W की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और ये कंप्रेशन का केस है, गैस कंप्रेस हो जाएगी। और इसके बाद तीसरा पॉइंट हीट वाला है। थर्ड पॉइंट, हीट एब्जॉर्ब, सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब कर रही है, हीट एब्जॉर्ब ABSORBD, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो Q की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम। तो Q की वैल्यू क्या हो गई? निगेटिव। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, Q की वैल्यू पॉजिटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम, Q की वैल्यू निगेटिव। तो नीचे एक नोट करके लिखना है कि वर्क जो होता है, कार्य, देखिए आपके पास 2 टाइप के फंक्शन हैं, एक पाथ फंक्शन, दूसरे नंबर पे पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन पाथ पर निर्भर करता है, पॉइंट फंक्शन केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे हीट और W, ऊर्जा Q, उष्मा हीट Q और कार्य, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है या पाथ पर निर्भर करते हैं या स्टेट फंक्शन नहीं है। तो कार्य के बारे में आपने जाना कि 4 प्रकार के कार्य हैं। कार्य की इकाई आपने 3 जानी, डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, न्यूटन मीटर या जूल, कैलोरी। फिर आपने साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग द वर्क एंड हीट मेंशन किया। W की वैल्यू निगेटिव होगी वर्क डन बाय द सिस्टम होने पर। अगर सिस्टम पर कार्य हो रहा है तो W की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर सिस्टम हीट निकाल रहा है, लिबरेट कर रहा है तो Q की वैल्यू निगेटिव होगी। इसी जो 4 बातें हमने बोला, हमने पॉइंट वाइज इसको मेंशन कर लिया है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ यह भी लिखना बहुत आवश्यक है। हम तो रटे बैठे हैं कि वर्क डन जो होता है, वर्क जो होता है वो हमेशा पाथ फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन नहीं। तो एक लिखना है कि वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन नॉट स्टेट फंक्शन। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमेशा पाथ फंक्शन नहीं होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर प्रोसेस एडियाबेटिकली और कांस्टेंट प्रेशर पर कराया जाए तो यही जो W पाथ फंक्शन है ये स्टेट फंक्शन हो जाएगा, ये पॉइंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। ये डेल्टा U के बराबर आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आता है। तो नोट करके लिख लिया जाए कि वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। फंक्शन 2 टाइप के, कौन कौन? फंक्शन कितने टाइप के? 2। पाथ फंक्शन हम बताएंगे आपको, पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन में कौन कौन सी क्वांटिटी हैं? एक तो हीट है, दूसरे नंबर पे W है। हीट का मतलब Q, W का मतलब कार्य। तो नोट करके लिखना है कि वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन नॉट स्टेट फंक्शन। तो नोट करके लिखिए, वर्क इज, नोट करके लिखिए, नोट करके, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, नोट करके लिखिए, वर्क
इज ए पाथ फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन है और नॉट स्टेट फंक्शन, यह स्टेट फंक्शन नहीं है। वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क एक पाथ फंक्शन है, यह स्टेट फंक्शन नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी के नीचे लिखना है कि यह हमेशा सत्य नहीं है, एक पाथ फंक्शन है, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो यहीं लिखिए स्टार बना के, यहाँ पे लिखिए एक एक्सेप्शन लिख लीजिए, एक्सेप्शनल केस, EXCEPTIONL, एक्सेप्शनल केस मतलब वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर adiabatically, if work is done adiabatically, at constant pressure। तो क्या होगा उस केस में, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्क बिकम्स, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्क बिकम्स स्टेट फंक्शन, वर्क स्टेट फंक्शन हो जाता है। तो देखिए भाई, अगर किसी भी सिस्टम को, यहाँ समझने का प्रयास करिए कि अगर किसी भी सिस्टम को हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं तो यह क्यू अमाउंट ऑफ हीट दो जगहों पर जाएगी, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और दूसरे नंबर पे यह सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं तो यह सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा प्लस वर्क डन, मैकेनिकल एक्सपेंशन वर्क होगा, W बराबर P इंटू डेल्टा V, तो Q बराबर हुआ डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, माइनस P इंटू डेल्टा V। अच्छा ये बताइए कि अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है तो Q की वैल्यू क्या होगी, जीरो की पॉजिटिव की नेगेटिव, शून्य। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस P इंटू डेल्टा V। इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लिया इस प्लस को माइनस से, तो माइनस हुआ, इसको इधर ट्रांसफर किया तो माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V। इससे क्या हुआ, कैंसिल। तो डेल्टा U इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, यही हुआ ना, और यही तो वर्क है, यही क्या है, वर्क। तो इस तरीके से आपने क्या पाया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ आ जाइए, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W, R W किधर कर लीजिए, W इज इक्वल टू डेल्टा U। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या पाया कि देखिए ये है स्टेट फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, और इसी के बराबर W आया तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। तो कंट्राडिक्ट हो गई ना हमारी बात कि जिसको हमने पाथ कहा था। तो इस तरीके से आप W को हमेशा पाथ फंक्शन नहीं कहेंगे। अगर कोई भी प्रोसेस एडियाबेटिकली कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो उस केस में आप कहेंगे कि W स्टेट फंक्शन हो जाता है। तो दो केसेस इसके बनेंगे। पहला केस अगर W की वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरे नंबर पे W की वैल्यू निगेटिव है। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो W की वैल्यू पॉजिटिव अगर है तो हम कहेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, और अगर W की वैल्यू निगेटिव है तो दो केस 1, इसके दो केस, इस W के दो केस ऐसे मैं बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिएगा। W के दो केस, इफ W इज इक्वल टू पॉजिटिव, W की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम तो इसका मतलब कि डेल्टा, इसलिए इस इक्वेशन से डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो,
तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब कि U2 माइनस U1 इज ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ये हुआ कि U2 इज ग्रेटर दैन U1, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, कोई सिस्टम पर कार्य कर रहा है, कोई सिस्टम मतलब ऐसा कोई सिस्टम है और इस पर आपने काम किया, इस पर आपने वर्क किया, कंडीशन क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरी कंडीशन क्या है कि आइडियाबैटिक कांस्टेंट प्रेशर और आइडियाबैटिक 2 कंडीशन है। उस केस में जितना वर्क आप कर रहे हो वो सब की सब क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चली जाएगी। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, INTERNAL, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सेकेंड नंबर पे, यहां सेकेंड नंबर पे कैसे लिखेंगे, सेकेंड नंबर यहां पर सेकेंड नंबर पे इफ W इज इक्वल टू निगेटिव, इफ W की वैल्यू निगेटिव, अगर W की वैल्यू निगेटिव हो गई तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य। तो ये बताइए कि अगर W की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव, तो डेल्टा U की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो इसका मतलब डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो भाई अगर सिस्टम पर कार्य किया जाए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए, कहने का मतलब कि यह कोई एक सिस्टम है, यह कोई सिस्टम है, आइडियाबैटिकली और कांस्टेंट प्रेशर पर इस पर वर्क किया जा रहा है, तो इस सिस्टम पर मैं वर्क कर रहा हूँ, ये कोई सिस्टम है ना, ये देखिए इस सिस्टम पर मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना, तो ये गर्म होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी इसकी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर ये सिस्टम कार्य कर रहा है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, मान लीजिए कि ये सिस्टम इस पर कार्य कर रहा है आइडियाबैटिकली और कांस्टेंट प्रेशर पर, तो आइडियाबैटिकली कांस्टेंट प्रेशर पर ये सिस्टम वर्क कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी। तो जो कार्य कर रहा है सिस्टम, वह इंटरनल एनर्जी में कमी के कारण कर रहा है। जितना इंटरनल एनर्जी में कमी होगी, जितना आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, उतना ही वो कार्य करेगा। ये सब बहुत कॉन्सेप्ट की बात है, छोटे छोटे प्रश्न बनाता है तो बच्चा समझ नहीं पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, जिससे मिक्सअप ना होने पाए। तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, INTERNAL, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो हमारे पास 2 केस थे। पहला केस ये है कि वर्क एक पाथ फंक्शन है, लेकिन हमेशा सत्य नहीं है। एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर वर्क इज डन आइडियाबैटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर पर आइडियाबैटिकली कराया जाए तो वर्क स्टेट फंक्शन हो जाता है। हमने डेराइव किया तो हमने पाया कि W इज इक्वल टू डेल्टा U आया। यहाँ पे डेल्टा U स्टेट फंक्शन है, तो इसका मतलब इसी के इक्वलिटी में ये है, तो ये भी स्टेट फंक्शन हुआ। अब इसके 2 केस, अगर W की वैल्यू पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है, तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। जितना आप कार्य करेंगे उसकी यांत्रिक ऊर्जा उतनी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो सिस्टम जितना कार्य करेगा उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ही कम होती चली जाएगी। अब इसके बाद हेडिंग डालिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क, PV वर्क। हेडिंग डाल दीजिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क, हेडिंग डाल दीजिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क, PV वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हेडिंग डालिए PV वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, PV वर्क।
प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट इज पीवी वर्क। ये होता क्या है? मतलब कि ये पीवी वर्क होता क्या है? पहले समझने का प्रयास करिए कि पीवी वर्क होता क्या है। तो P और V ऐसे कर लीजिए, पीवी वर्क, P इंटू वी और यहां पर कर दीजिए वर्क, पीवी वर्क। तो देखिए भाई, वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम प्रयास करें तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये सभी लोग जानते हैं, सब लोग जानते होंगे, बचपन से जानते आए होंगे कि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम माने कि हमारे पास कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरी गई है और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन वेटलेस और फ्रिक्शनलेस है। ये देखिए, हमारे पास कोई एक ये सिस्टम है, ये पिस्टन है, यहाँ पे गैस भरी गई है, ये गैस है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। वर्क ये देखिए, मैं माना कि जो बाहर का प्रेशर है वो P एक्सटर्नल है और जो अंदर का प्रेशर है इसको मैंने माना P इंटरनल। तो इस प्रेशर को हम कहेंगे ड्राइविंग फोर्स, DRIVING, जो हमारा एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, इसको हम कहेंगे अपोजिंग फोर्स, OPPOSING, इसको हम कहेंगे अपोजिंग फोर्स। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा कम है तो ये पिस्टन क्या करेगा? थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये देखिए, ये गैस वर्क कर रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे माइनस साइन ले सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू दाब बटे क्षेत्रफल, यही होता है ना फार्मूला। तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस P इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा केस ये है कि गैस एक्सपेंड कर गई। तो गैस की पहली कंडीशन ये थी कि पहले हमारे पास जो पिस्टन था वो इस पोजीशन पे था, लेकिन अब हमारा पिस्टन यहाँ आ गया, तो पिस्टन हमारा ये आ गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और जो वॉल्यूम में चेंज हुआ इसको मैंने माना dV। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ कार्य करेगी ना गैस, तो इसी वर्क को हम लोगों ने माना dW। क्या माना? dW या W ही मान लीजिए। W इज इक्वल टू माइनस P इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या मान लें? डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लें भाई? डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लें? डिस्प्लेसमेंट को आप dx मान सकते हैं, यहाँ पे dx मान सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया? dx। और यही जो A, ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यही एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। तो A क्रॉस सेक्शनल एरिया है और कितना डिस्टेंस मूव किया है? dx डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? dx डिस्टेंस मूव किया। तो A दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये कितना मूव किया? dx। तो A इंटू dx, यही चेंज इन वॉल्यूम। तो W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V। W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V। तो यही है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V। W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ये कब आया? जब वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पर डेल्टा V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि F इज इक्वल टू P इंटू ए और P इज इक्वल टू F अपान ए। PV की यूनिट अगर हम निकालें, वर्क की यूनिट निकालें इस तरीके से, तो मैंने बताया कि PV बराबर W कैसे होता है, PV और W बराबर P इंटू V कैसे होता है, हाउ।
पी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी कैसे है, मतलब वर्क और पी वी का मल्टीप्लिकेशन दोनों एक दूसरे के बराबर है, हाउ कैसे। तो ये बताइए वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, क्या होती है, मीटर। अच्छा पीवी की यूनिट निकाला जाए, हो सकता है देखेगा, पीवी की यूनिट, पीवी की यूनिट बताइए, एफ अपान ए, एफ अपान ए इंटू वॉल्यूम। तो एफ की यूनिट क्या है, न्यूटन, यहां पे ए क्या है, एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम को क्या लिखा, मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू क्या, इससे क्या हुआ, कैंसिल, इससे कैंसिल ना, तो क्या बचा, एक मीटर। तो न्यूटन इनटू मीटर, किसकी वैल्यू है, पीवी की यूनिट आई न्यूटन मीटर। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हुआ भाई, इक्वेशन 1 और 2 को खूब ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को खूब ध्यान से देखिए। W की यूनिट न्यूटन मीटर, पीवी की यूनिट मीटर मीटर, न्यूटन मीटर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि W बराबर पीवी, W इज इक्वल टू पीवी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि W सो W इज इक्वल टू हम लोग पीवी कह सकते हैं, या P इंटू डेल्टा वी, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी हम लोग कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, आप लोगों ने इसको डेराइव कर लिया। तो इन जनरल जो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप डेराइव करेंगे, कैसे आप बताएंगे कि W PV के बराबर है, तो W की यूनिट न्यूटन मीटर, PV की यूनिट भी न्यूटन मीटर। तो आप इक्वेशन 1 और 2 से कह सकते हैं कि W बराबर, तो यहीं पर आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, W बराबर PV, W बराबर PV। इस तरीके से आपके पास दो केसेस हैं, केस 1 पहले नंबर पे W बराबर माइनस पी इंटू डेल्टा वी, वर्क डन बाई द सिस्टम हो रहा है, एक्सपेंशन का केस है। तो अब दो केसेज हैं, केस 1, केस 2, दो केसेज हैं W बराबर माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो दो केसेज हम लोगों को डिस्कस करना है, केस 1 और केस 2। तो हमारे पास दो ये चीज़ आई, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। केस 1 में क्या हुआ, केस 1 में इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट इज V2 माइनस V1 आर डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0। तो W की वैल्यू क्या होगी भाई, W की वैल्यू माइनस पी इंटू डेल्टा V। ये केस है एक्सपेंशन का, ये केस है एक्सपेंशन का। देखिए क्यों ऐसा हुआ, तो W इज इक्वल टू माइनस पी, B2 माइनस B1। तो जब B2 ज़्यादा होगा B1 से, मतलब इसकी वैल्यू 4 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है, इसकी 7 है, इसकी 3 है, तो ये सब वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो इसीलिए ये निगेटिव रहेगा। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो W की वैल्यू निगेटिव कब आएगी, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, एक्सपेंशन का केस होगा। केस 2 में इफ डेल्टा V इज लेस देन 0, मतलब कि V2 माइनस B1 इज लेस देन 0। इसका मतलब कि V2 इज लेस देन B1, यही ना, इसका मतलब कि V2 इज लेस देन B1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लिखें फार्मूला W बराबर माइनस पी डेल्टा V का मतलब V2 माइनस B1, यही है ना। B1 की वैल्यू ज़्यादा है, V2 की वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू निगेटिव पहले से है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये केस है, W की वैल्यू पॉजिटिव है। W की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब वर्क सिस्टम पर किया गया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इस तरीके से
यहाँ पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्क W और PV क्यों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, दोनों की यूनिट सेम है। फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी सिस्टम के W, P और V में क्या रिलेशन होता है, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो आज फिर उसके बाद एक बचता है साइक्लिक प्रोसेस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रोसेस। तो एक ऐसा प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो तमाम स्टेप से गुजरता हुआ अपने इनिशियल स्टेज में आ जाए तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए साइक्लिक प्रोसेस, हेडिंग डालिए साइक्लिक प्रोसेस, CYCLIC साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट है इसी में साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में एक क्लॉकवाइज साइकिल है, यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है। तो अगर हम एक कोई प्रोसेस ऐसे है A, B, C और D क्लॉकवाइज, अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक है और वो भी क्लॉकवाइज है तो W की वैल्यू निगेटिव। याद रखिएगा भाई, एक बार आया हुआ एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा था, लड़का साधारण चीज वर्क डन बाय द सिस्टम, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस के लिए W की वैल्यू निगेटिव होगी क्लॉकवाइज के लिए, W की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा एग्जाम्पल साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है ना, CLOCK क्लॉकवाइज। और दूसरा एग्जाम्पल एंटी क्लॉकवाइज का, यहाँ पर P है, यहाँ पर V है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, A, B, C और D, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉक, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब W की वैल्यू पॉजिटिव, W की वैल्यू पॉजिटिव। तो देखिए भाई, हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, आज हम लोगों ने डिस्कशन किया, आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट टर्म पर जब हम लोग आएंगे तो आगे की बात डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने, मैं रिवाइज करता हूँ क्लास को, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ाया गया आपको। तो हमने जब स्टार्टिंग किया तो आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं, एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं। आइसोबेरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसमें डेल्टा पी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस बताया, आइसोकोरिक में डेल्टा बी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर मैंने क्या बताया आपको, फिर मैंने आपको ये बताया कि W वर्क डन क्या है, 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहले नंबर पे इंटेंसिटी फैक्टर, दूसरे नंबर पे कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर की कैटेगरी के आधार पर वर्क 4 टाइप के, मैकेनिकल वर्क W बराबर F इंटू डी, इलेक्ट्रिकल वर्क NFE, ग्रेविटेशनल वर्क mgh। फिर उसके बाद आप लोगों ने वर्क की यूनिट बताया, वर्क यूनिट आपने बताया डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, न्यूटन मीटर या जूल कैलोरी। आपने ये बताया कि वर्क एक पाथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन हमेशा सत्य नहीं है। अगर कोई प्रोसेस आइडियाबेटिकली कांस्टेंट प्रेशर पर कराया जाए तो W डेल्टा U के बराबर आ जाता है, तो वहाँ पर डेल्टा U स्टेट फंक्शन है, इसलिए ये भी स्टेट फंक्शन होगा। इसके 2 केस हमने लिए, अगर W की वैल्यू पॉजिटिव तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इसका मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा। W की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। फिर हमने बताया आपको कि PV वर्क क्या है, तो PV वर्क में हमने आपको ये बताया कि अगर हम PV की यूनिट निकालें और W की यूनिट, दोनों की यूनिट सेम आ जाती है, तो हम कहेंगे W बराबर PV। इन जनरल W बराबर W इज इक्वल टू
माइनस पी इंटू डेल्टा वी मैंने डेराइव करके दिखाया फोर्स इंटू डेरिवेशन से, W बराबर माइनस पी इंटू डेल्टा वी। इसके दो केस थे, पहले केस में डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव एक्सपेंशन, डेल्टा वी की वैल्यू निगेटिव। एक्सपेंशन के केस में W की वैल्यू निगेटिव आएगी और यहाँ पर W की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो साइक्लिक प्रोसेस मैंने बताया, साइक्लिक प्रोसेस में मैंने कहा कि अगर क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो इसमें W की वैल्यू निगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से चल रहा है तो आप कहेंगे W की वैल्यू पॉजिटिव। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग लिख लिख के पढ़िए। एग्ज़ाम नज़दीक हैं, सारी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। जितनी भी चीज़ों को पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, खूब क्वेश्चन करिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन की आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। IIT JEE की किताबों से, जो पुराने साल के पेपर हैं उनसे, जो PGT के साल पेपर हैं उनसे, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो साल पेपर हैं उनसे, जहाँ भी क्वेश्चन पाइए केमिस्ट्री के आप सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका दिमाग खुलता है, आप इम्प्लीमेंट करते हैं सारे फार्मूले को। क्लासरूम में इतना टाइम आवश्यक नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ये आपका दायित्व है। हम यहाँ पर चीज़ों को जितना प्रयास हो पाता है, जितनी कोशिश हो पाती है हम करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप श्रम करके पढ़िए। श्रमम बिना न किमपि साध्यम, बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अलविदा।